नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर इस वक्त मेरे पास कुछ खबरें हैं और जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना चाहता है और पब्लिक का सेंटीमेंट भी यही है और सरकार भी यही चाहती है। लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है, विदेशों से फोन कॉल्स आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुलकर भारत का साथ दिया है और उन्होंने कहा कि आतंकवाद को तो कुचलना ही होगा। अमेरिका भी भारत के साथ है। पाकिस्तान के साथ ले देकर एक चीन और थोड़ा बहुत टर्की ये सामने है। चीन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, क्योंकि सी पैक पीओके से निकल रहा है और पीओके में ही पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जो भारत का कश्मीर है। तो अगर भारत की सेना पीओके में कोई कार्रवाई करती है तो उससे सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो चाइना को है। इसलिए चाइना इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है और उनके जो राजनयिक हैं, कल वो शहबाज शरीफ से मिले, पाकिस्तान के पीएम से, और उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में अमन के लिए हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। चलिए, कोई बात नहीं है। अब पाकिस्तान में तो बहुत अफरा तफरी है और लोग रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। इतना डर, इतना खौफ, इतना मतलब इतनी मायूसी, इतनी बेबसी, ये पाकिस्तान में पहली बार देखी जा रही है। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है, वो वॉर मॉन्गरिंग में लगा हुआ है और झूठी खबरें प्रचारित कर रहा है भारत के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम क्या है ये मैं जरूर आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में क्या हुआ, मौलाना फजलुर रहमान, जो कि पाकिस्तान में जमीयत उलमाए इस्लाम के नेता हैं, जेयूआई के, उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर और किस प्रकार उन्होंने वॉकआउट किया, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत को भरपूर समर्थन मिल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है और सेना को खुली छूट दे दी गई है और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त इसी काम में लगे हुए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल भी शुरू किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सो नहीं पा रहे हैं, पाकिस्तान की फौज परेशान है। और ये खबरें भी पाकिस्तान के मीडिया में चल रही हैं जो मॉक ड्रिल से रिलेटेड है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत को समर्थन दिया है और एक अचंभे वाली बात यह है कि ईरान वैसे तो हमारा दोस्त है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगरची, जो कि अब भारत आने वाले हैं और पाकिस्तान में वो पाकिस्तान गए थे पिछले दिनों और वो भारत आने वाले हैं या आ गए होंगे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश संयम से काम लें। मैं आपको बता दूं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब पिछले दिनों यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों से कह चुके हैं कि हमको उपदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह की कुछ बात की थी। देखिए, भारत आतंकवाद का विक्टिम है। भारत लगातार आतंकवादी हमले झेल रहा है पिछले कई सालों से और बहुत बड़े हमले भारत ने झेले हैं। लेकिन हर बार जब भारत कार्रवाई की बात करता है, पिछली बार हमने बालाकोट स्ट्राइक की, लेकिन इस बार जब भारत कार्रवाई की बात कर रहा है तो लोग हमको बातचीत की मेज पर, टेबल पर बैठाना चाहते हैं कि भैया आप अमन और शांति से काम लीजिए। शांति कब तक? आखिर भारत के सब्र का इम्तिहान कब तक, भारत के धैर्य की परीक्षा कब तक ली जाती रहेगी? तो यूरोपीय देशों ने जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब से कहा, उनको कुछ समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। कहा कि अगर या तो आप हमारा साथ दीजिए, जैसे हम आप हमारे साझेदार हैं तो उसका फर्ज निभाइए, और नहीं तो हमको उपदेश मत दीजिए। अब क्या हो रहा है? इसी तरह से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगरची भारत आ रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान में ये बात कही और उन्होंने वहां के विदेश मंत्री इसहाक डार से भेंट की, बातचीत की और शांति का पैगाम दिया और वो भारत भी आ रहे हैं। तो इस बारे में हमारे कुछ रणनीतिक जानकार, जो कि जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमारे विदेश सचिव रहे हैं कमल सिब्बल, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ईरान को साफ साफ बता देना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान मध्यस्थता की बात
करता है, मीडिएशन की बात करता है, तो उनको समझा देना चाहिए कि भाई मीडिएशन की बात अब हमसे न करें। क्योंकि अगर आपने एक बार मीडिएशन शुरू कर दिया, आपने मध्यस्थता का रास्ता खोल दिया, तो फिर दूसरे जो देश हैं, जो इस ताक में बैठे हुए हैं कि वो किसी न किसी भारत को पटा लें, भारत को अपनी बातों में उलझाकर बातचीत की मेज पर ले आएं, तो फिर ये रास्ता खुल जाएगा और बाकी देश भी अपना मौका तलाशेंगे। तो अब ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, ईरान का जो रवैया है वो बहुत संदिग्ध रहा है। ये मैं आपको पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं। ईरान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी भी प्रॉक्सी है, हिजबुल्लाह और हमास। ये किसकी प्रॉक्सी है? ये ईरान की है। ईरान भी इसी तरह इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, हमले करवाता भी है, ड्रोन अटैक करवाता है, उसकी प्रॉक्सी लड़ती है, जिसको वो फंडिंग करता है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान और ईरान का लगभग एक ही तरीका है। जैसे ईरान ने अपनी प्रॉक्सी तैयार की है हिजबुल्लाह और हूथी और ये आपके हमास की तरह, हिजबुल्लाह हूथी हमास की तरह, इसी तरह से पाकिस्तान ने भी भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है पिछले 75 सालों से। और उसमें वो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार और पता नहीं अभी ये टीआरएफ नाम का संगठन जो कि जैश की एक शाखा है, लश्कर ए तैयबा की एक शाखा है, जो कि हाफिज सईद 26/11 के मास्टरमाइंड का ही संगठन है। तो ये प्रॉक्सी जो पाकिस्तान की अपनी है, जो गुरिल्ला वारफेयर कर रही है, जो भारत में अटैक करवा रही है, जिसने कि अभी पुलवामा अटैक करवाया, उसके बाद अभी हमने देखा ये पहलगाम में टूरिस्टों पर, बेकसूर टूरिस्टों पर हमला किया। तो भारत तो अब आतंकवाद से ग्रस्त है। तो इसराइल पर जो हो रहा है और वहां जो ईरान कर रहा है, ईरान जब हमसे अमन की बात करेगा ना, तो हंसी आएगी। ईरान से ठीक है, हमारे रिश्ते ठीक है, हमने वहां चाबहार पोर्ट वगैरह विकसित किया और भारत में शिया मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है, ईरान का उनके साथ रिलेशन है, वो अलग बात है। लेकिन ईरान कम से कम भारत को नसीहत न दे, क्योंकि ईरान की जो भूमिका है वो अतीत में बड़ी संदिग्ध है और उसमें मैं वीडियो बना चुका हूं, इस पर बार बार बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब कश्मीर में 90 के दशक में जिहाद, इस्लामिक जिहाद शुरू हुआ और आतंकवादियों को पाकिस्तान की आईएसआई ट्रेनिंग दे रही थी, तो ट्रेनिंग का अड्डा ईरान भी था। ईरान में भी इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, पाकिस्तानी आतंकवादियों को, टेररिस्ट को ईरान में भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। ईरान ने हमारे कई रॉ एजेंटों को पकड़वा के पाकिस्तान के हवाले किया उस वक्त। ये हम भूल नहीं सकते, इसलिए ईरान की बातों में नहीं आना चाहिए। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए ये बात बता दी है। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के लोग समझा रहे थे, तो भारत के विदेश मंत्री ने उनको समझा दिया। अब भारत का रवैया एकदम साफ है और इस वक्त पाकिस्तान घुटनों पर है। इवन ये हालात हो गए दोस्तों कि पाकिस्तान में लड़ने के लिए सैनिक नहीं है और पाकिस्तान की आर्मी रिक्रूट कर रही है सैनिकों को, क्योंकि पाकिस्तान की जो पंजाबी फौज है, अक्सरियत में पाकिस्तान की जो पंजाबी फौज है, उसके जो सेना के जवान हैं और उसके जो अधिकारी हैं, वो मोर्चे पर लड़ने नहीं जाते भारत के खिलाफ, या वो वेस्टर्न फ्रंट पर या ईस्टर्न फ्रंट पर वो लड़ने नहीं जाते। वो बलोच सैनिकों को या पश्तून पठानों को आगे, जो उनके रेजिमेंट है, उनको आगे भेजते हैं। अब क्योंकि भारत से लड़ने की बारी आई है, उनको पता है कि भारत अटैक करेगा, इसलिए उन्होंने भर्तियां शुरू कर दी हैं। ठीक है, मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर सैनिकों ने आसिम मुनीर से कह दिया है कि वो भारत के खिलाफ अब नहीं लड़ेंगे। जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये खबर है, इसका छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये आसिम मुनीर है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जिनकी फोटो है, और ये अखबार की ये खबर है जिसपे हमें भारत बॉर्डर पर मत भेजो, पीठ दिखाकर भाग रहे पाकिस्तानी सैनिक, जबरन भर्ती कर रही आसिम मुनीर की सेना। ये देखिए आप, ये है ना, ये हेडिंग है, ये अखबार है, टीवी 18 की खबर है। पाकिस्तानी फौज में पंजाबियों का दबदबा है, लेकिन वो खतरनाक बॉर्डर पर पोस्टिंग नहीं चाहते। अब बलूचिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जबरन भर्तियां की जा रही हैं। और ये खबर ये है कि उसी इलाके के कुछ रिटायर्ड जो सैनिक अफसर हैं, फौजी अफसर हैं, उनको इस काम में लगाया गया है
कि वो जाएं और लोगों से बात करें और उनकी भर्तियां करें। तो ये एक चिट्ठी है, इस पे रिजाइन लिखा हुआ, हम रिजाइन दे देंगे अगर आपने हमको किसी लड़ाई में झोंका। तो ये है खबर। देखिए दोस्तों, तो मैंने आपको दिखाई ये खबर। तो पाकिस्तान में जो हालात है ना, वो पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है इस समय, बहुत डरा हुआ है, और डर के मारे इनकी पैंट गीली हो रही है, क्योंकि भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। अब देखिए हमारे यहाँ मॉक ड्रिल भी शुरू हो गई। कितनी हालत खराब है, पाकिस्तान की सोसाइटी बटी हुई है, इवन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है वो बढ़ गई है। पार्लियामेंट में पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है, उसमें जब भारत के आक्रामक रवैये पर बहस कराने के लिए सेशन बुलाया गया, तो आधे से ज्यादा पार्लियामेंट का जो नेशनल असेंबली थी वो खाली थी, उसमें बैठने के लिए लोग नहीं थे। तो ये एक बेचैनी का, एक बेबसी का आलम है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के नेता हैं विपक्ष के, जो अपोजिशन के लीडर हैं, शेर अफजल मरवत, वो वैसे इमरान खान की पार्टी के हैं, सेनेटर हैं। उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने हम पर अटैक किया तो मैं तो लंदन भाग जाऊंगा। उसका वीडियो भी मेरे पास था, अभी फिलहाल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पक्की खबर है। अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान किस कदर परेशान है, और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें कितनी अफरा तफरी मची हुई है। पाकिस्तान में जेयूआई के एक नेता है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान ये अपोजिशन के लीडर है, जेयूआई इनकी पार्टी है, और इन्होंने असेंबली में जब सेशन बुलाया गया तो जब ये बोलने के लिए खड़े हुए तो वहां लोग ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए, अब मैं आपको सुनवाता हूं, फिर मैं आपसे थोड़ा बातचीत करूंगा। ये देखिए आप। आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाज जंग पे खड़ा है, और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त तो चाहिए ये था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहाँ खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मुतला किया जाता इस सारी सूरत हाल से। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है, और न हमारे मुल्क की इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस ले रही है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे। हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाया, किसको सुनाया आखिर। तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूं और इस ऐवान का मजीद हिस्सा नहीं करना चाहता। तो देखा आपने, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम इस गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि भारत का जो आक्रामक रवैया है, पाकिस्तान बहुत संकट में है, पाकिस्तान की हालत खराब है। तो ये बहुत बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में अपोजिशन की, मौलाना फजलुर रहमान की, जमीयत उलमाए इस्लाम। और इन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया तो लोगों को आना चाहिए था, पार्लियामेंट जो सांसद है उनको आना चाहिए था, लेकिन कोई पहुंचा ही नहीं, ना शहबाज शरीफ पहुंचे, ना कोई और पहुंचा। तो फिर सेशन को बुलाने का मतलब क्या था? तो इन्होंने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा ये हालत है कि इतने संजीदा मसले पर हम बात करना चाहते थे, अपना कुछ अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो हम क्या करें यहाँ का। तो ये हाल है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल क्लास एकदम बटी हुई है। और इनमें से ज्यादातर आप देखिएगा, जब लड़ाई होगी तो ये विदेश भाग जाएंगे। बहुत सारे फौजी अफसरों ने अब तक अपने परिवारों को अमेरिका, यूरोप, लंदन या दुबई बाहर शिफ्ट कर दिया है, इतने डरे हुए हैं ये लोग। और ऐसी स्थिति में जो भारत है, जो इस वक्त फ्रंट फुट पर है, मोदी सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है, ऐसे में कुछ देश एक लबादा ओढ़कर, अमन का लबादा ओढ़कर, अमन चैन का लबादा ओढ़कर वो भारत को नसीहत दे रहे हैं कि भारत बातचीत की मेज पर आए। तो भारत को इनकी चालों में नहीं फंसना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए जो भारत कर रहा है। जिस प्रकार हमने उनको सिंधु जल ट्रीटी को निलंबित किया, इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित किया, जिस प्रकार हमने पाकिस्तानियों के वीजे रोके,
जिस प्रकार हमने पाकिस्तानियों के लिए एंट्री रोकी है, जिस प्रकार देश से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, एक-एक करके चुन-चुन के भगाया जा रहा है, यह सिलसिला जारी रखना चाहिए। अटारी वाघा बॉर्डर बंद है, इवन बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है, वो भी बंद कर दी गई है। और पानी तो रोक ही दिया गया है, दवाएं भी रोक दी गई हैं। पानी के साथ दवाएं भी रोक दी गई है। अब तो सांसें भी अटकेंगी पाकिस्तानियों की। तो ये सारा जो हुआ है, इसको आप समझिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत कठिन इम्तिहान है भारत के सामने, और इस पर अब भारत को बैक नहीं होना चाहिए, और किसी भ्रमजाल में न फंसे। और जो लोग भारत को नसीहत दे रहे हैं या कह रहे हैं कि बातचीत कर लीजिए, तो इनफ इज इनफ। अब बातचीत नहीं हो सकती। जो भारत कर रहा है उसको उसी पर अटल रहना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब इजाजत दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको लाइक जरूर करें, और इस चैनल की, यानी मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मदद करें। और इसको लाइक करेंगे, ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।